नहीं मानता मैं हिंदू और नहीं मानता मैं मुसलमान को। मैं तो मानता हूं भारत के सिर्फ संविधान को। आज संविधान दिवस है और इस संविधान दिवस के अवसर पर आज द हिंदू में एक सबसे प्रमुख आर्टिकल्स दिए गए हैं, एडिटोरियल्स दिए गए हैं। आपको सबको पता होगा कि जब आप भारत की प्रस्तावना को पढ़ते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय अभिव्यक्ति और इस संविधान को एतद द्वारा 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा अधिनियमित और अधिकृत किया गया। संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर को और 26 नवंबर को बनकर तैयार हुआ। इसी 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज का सबसे प्रमुख जो आर्टिकल है संविधान दिवस के अवसर पर। नमस्कार, मेरा नाम रोहित कुमार, तरुण आईएएस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज का जो एडिटोरियल है। सबसे प्रमुख एडिटोरियल की अगर हम बात करें द हिंदू का, द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया डिजर्व बेटर। राइटर ने बहुत ही बेहतर तरीके से इस संविधान के महत्व को समझाया है कि आखिर हमारा संविधान हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और हम भारतवासियों को संविधान को बेहतर तरीके से सुचारू ढंग से संचालित और लागू करने के लिए हमारी जिम्मेवारी क्या होता है। अगर हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार हैं, तो हमारा मौलिक कर्तव्य है, उनके बारे में भी राइटर जो है बताते हैं। कहा जाता है कि 26 नवंबर 1949 की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा हमारे भारत के संविधान को एडॉप्ट कर लिया गया था और उसी 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के तौर पर मनाते हैं जब इस चीजों को पढ़ेंगे। लेकिन ये एक बात कहते हैं कि आफ्टर बीइंग अननोटिस्ड फॉर लॉन्ग अ डे began to be a celebrated constitution day to a day since 2015। 2015 से ये परंपरा स्टार्ट हुई भारत देश के अंदर में संविधान दिवस के रूप में मनाने की बात। राइटर हैं, आप देखेंगे ये रंगा राव, ये डायरेक्टर रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन इन द लोकसभा सेक्रेटेरिएट में नई दिल्ली में। इन्होंने कहा आज संविधान दिवस के अवसर पर इन्होंने एक बेहतर आर्टिकल लिखा और आर्टिकल के माध्यम से देशवासियों को इस संविधान के बारे में बहुत कुछ बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके इस आर्टिकल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये आर्टिकल है क्या। चलिए, ये राइटर हैं, हमारे जो एडिटोरियल के जो संपादक हैं, ये क्या कहते हैं इस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिजर्व बेटर। भारत का संविधान जो है बेहतर डिजर्व करता है। क्या बेहतर डिजर्व करता है इसके बारे में कहता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। कितनी बड़ी बात है, हम भारत के लोग। वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब हम भारत के लोग। और हम भारत के लोग शब्द की शुरुआत हमारे संविधान के पहले पृष्ठ में प्रियम्बल के तौर पर हुआ था, जिसे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कहते हैं। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस का कॉन्सेप्ट भले ही अमेरिका से लिया गया हो, लेकिन भारत में वी द पीपल ऑफ इंडिया कहा जाता है। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 26 नवंबर 1949 को इसे अडॉप्ट कर लिया गया। लेकिन कहते हैं कि दिस डे की शुरुआत जो है एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल डे के तौर पर 2015 से शुरू हुआ, लेकिन इस इंडिपेंडेंट इंडिया में स्वतंत्र भारत की जो गवर्नेंस है अभी भी संविधान को सुचारू ढंग से शायद लागू नहीं कर पा रही है। ऐसा प्रश्न चिन्ह जो है इस संपादक महोदय के द्वारा किया जाएगा। कैसे, एक एक करके हम इस चीजों पर हम चर्चा करेंगे और देखेंगे। सबसे पहले उन्होंने कहा कि बात तो सत्य है। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक प्राइमरी, एक तरीके से कह सकते हैं कि राष्ट्र में संविधान को किस नजरिए से देखा जाता है इस पर बात किया। एग्जाम्पल के साथ उन्होंने समझाया और कहा कि इफ वी पोज अ क्वेश्चंस अबाउट द लेवल ऑफ अवेयरनेस अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशंस अमॉन्ग वी द पीपल, द आंसर मे नॉट बी इनकरेजिंग। कहता है कि अगर हम कहते हैं कि अगर इस बात को पूछ किया जाए, एक सवाल के तौर पर इसे पूछा जाए कि भाई संविधान के प्रति कितना अवेयरनेस है लोगों को, तो मुझे लगता है कि शायद ये आंसर, इसका जो उत्तर होगा वो सराहनीय नहीं हो सकता है ना। एक तरीके से ये इस बात की समझ है कि लोगों के अंदर में संविधान की समझ नहीं है। बहुत पढ़े लिखे हो, चाहे एजुकेटेड हो या अनएजुकेटेड, दोनों की दशा सेम है। राइटर महोदय कहते हैं कि सिचुएशन इज नॉट मच डिफरेंट अमॉन्ग द एजुकेटेड सेक्शन आइदर डिस्पाइट टू फैक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द आवर लाइफ। हमारे चाहे एजुकेटेड
लोगों की बात करें या अनएजुकेटेड लोगों की बात करें, चाहे शिक्षित हो या अशिक्षित हो, उन्हें इस बात का परवाह नहीं है या उन्हें इस बात का पता नहीं है या अवेयरनेस नहीं है कि हमारा जो जीवन में इस संविधान का कितना महत्व है। इट्स अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द आवर लाइफ। ये इस बात का उन्हें अंदाजा नहीं है ना। इस बात पर इन्होंने इस बात पर ये चीजें कहा, तो कहा कि ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन हैज ए क्लियर इम्प्रिंट डे टू डे लाइफ, वी मे नॉट बी रियली कॉन्शियस इट। बोला कॉन्स्टिट्यूशन ने तो हमारे जीवन से संबंधित हर चीज के बारे में उन्होंने बात कही है। एक मनुष्य को जो चाहिए, एक सिविलाइज्ड पर्सन, एक सभ्य पुरुष या कह सकते हैं सभ्य मनुष्य को जो चाहिए वो सब कुछ उस संविधान में दिया गया है ना। उदाहरण के तौर पर उन्होंने इस बात से कहा कि आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, टीवी चैनल देखते हैं, हम देखते हैं अक्सर, हम ट्रैवल करते हैं बस से, है ना, हम ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, हम गेटिंग अ पासपोर्ट और फ्लाइंग, हम हवाई जहाज से उड़ते हैं, टेकिंग अप टू अ प्रोफेशन वी लाइक, हम अपनी इच्छा अनुसार जो अपनी प्रोफेशन को चूज करते हैं, है ना, हम अपनी इच्छा अनुसार अपनी भोजन करते हैं। हमने कहा कि किसी भी रेस्टोरेंट में हम जा सकते हैं, किसी भी प्रकार के फैशनेबल आउटफिट अपने लिए मॉल से हम खरीद सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं। ये सारा जो स्वतंत्रता है, जो आपकी जो इच्छा का सम्मान है, किसके द्वारा दिया जाता है? संविधान के द्वारा ही तो किया गया है। इट्स अ पॉसिबल थ्रू अ फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशंस व्हिच मेड दिस पॉसिबल थ्रू द फंडामेंटल राइट्स के जरिए। ये सब कुछ संभव किसके माध्यम से हुआ? संविधान के माध्यम से ही तो हुआ था। लेकिन संविधान के प्रति सजगता नहीं है। आज सब कुछ करें। उदाहरण के तौर पर देखिए, जब गांधी जी साउथ अफ्रीका गए तो उनको स्पेशल रिजर्वेशंस डब्बे में बैठना उनके लिए गुजारा नहीं समझा अंग्रेजों ने, और उनको उस डब्बे से, स्पेशल रिजर्व डब्बे से उनको बाहर फेंक दिया गया। मतलब उनके पास वो अधिकार नहीं था कि ट्रैवल कर सकते। डिफरेंसेस थे ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में, है ना। हमारे भारत देश में ही लोगों, भारत इंडियंस को एज ए डॉग ट्रीट किया जाता था अंग्रेजों के द्वारा। 1947 से पहले की जो परिघटना थी, स्थिति थी, और 1947 के बाद की स्थिति में कितना बड़ा अंतर हुआ। तो ये किसके द्वारा संभव हुआ? संविधान के द्वारा संभव हुआ। लेकिन उस संविधान के प्रति हमारा कोई जागरूकता ना होना, यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस देश के लिए, या कह सकते हैं कि भारत का नागरिकता पर एक कलंक जैसी बातें आप कह सकते हैं। तो कहता है कि भाई द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आपको घूमने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अपने विचार को व्यक्त करने की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू चूज अ कॉलिंग ऑफ आवर लिंकिंग, फ्रीडम टू बाय, सेल, कैरी, व्हाटएवर, जितनी भी प्रकार की जो स्वतंत्रता है आपको, ये किसके द्वारा मिला है? संविधान के द्वारा मिला है ना। आप अपने मन से, अपनी इच्छा से किसी भी प्रकार के गारमेंट्स हो, किसी भी प्रकार की व्हीकल्स हो, किसी प्रकार की लैंड हो, प्रॉपर्टी है, जो चाहे, जो आपको अच्छा लगता है, वो सब कुछ आप प्राप्त करते हैं। किसके माध्यम से? आप बताइए, जब आप भारत के संविधान 1947 से पहले, या आप भारत के इतिहास को जब पढ़ेंगे, तो हमारे भारत देश के अंदर में वर्णों में विभक्त था, ऑन द बेस ऑफ प्रोफेशन बाय बर्थ हुआ करता था। लेकिन 1947 फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन आपके आया, आपके पास आर्टिकल 19 जो है भारत के संविधान के आर्टिकल 19 आपका फंडामेंटल राइट्स के तौर पर आप स्वतंत्र है कि किसी प्रकार के प्रोफेशन चूज कर सकते हैं, आप कहीं पर भी जा सकते हैं, आप किसी भी एसोसिएशन का हिस्सा बन सकते हैं, है ना, आप कहीं पर भी घूम सकते हैं। हर तरीके की स्वतंत्रता आपको संविधान के द्वारा प्रदत्त है, दिया गया है ना। यहां तक इस बात पर तो राइटर इस बात पे कहते हैं कि भाई, तो अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल राइट्स प्राप्त किए हैं, है ना, दिस फ्रीडम वर नेवर अवेलेबल टू अस बिफोर द ओन इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश। ब्रिटिश के दौरान ये स्वतंत्रता आपके पास नहीं थी। ये स्वतंत्रता जो है आपके स्वतंत्रता के बाद ही मिला है। संविधान जब देश में लागू हुआ है तभी ये स्वतंत्रता आपको प्राप्त हुआ है। ये राइटर इस बात से यहां पर कहते हैं। नेक्स्ट में कहते हैं कि भाई, लेकिन अब इन सभी चीजों के बताने के बाद जो संपादक महोदय कहते हैं कि भाई यहां पर इनडिफरेंसेस भी देखने को मिला। इस बात से कहते हैं कि हाउ डू वी एक्सप्लेन द इनडिफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन इस बात से कहा कि सब कुछ तो ठीक है, अच्छी बात है ना, लेकिन यहां पर कुछ इनडिफरेंसेस जो हैं, जो असहमति है, इस पर भी उन्होंने एक नजर डाला है। कहा कि वी पे अ ग्रेट रिस्पेक्ट टू रिलीजियस बुक।
हम लोग जो अगर आज जो है किसी भी रिलीजियस बुक, एक आपका चाहे होली बुक हो, कुरान की बात करें, या फिर हम बात करें हिंदू की भगवत गीता की बात करें, या फिर आप कह सकते हैं कि बाइबल की बात करें, है ना, तो कहने का तात्पर्य यह है कि हर तरीके से आपके डॉक्ट्रिन्स को आप फॉलो करते हैं, जबकि वी आर ऑब्लियस टू कॉन्स्टिट्यूशन विच हैज चेंज आवर लाइफ। ये सब आपके जीवन में है। भगवत गीता आपको बहुत सारी मॉरल रिस्पेक्ट, कुरान आपको बहुत सारी मॉरलिटी प्रदान करती है, चाहे बाइबल हो, चाहे गुरु ग्रंथ हो, ये सभी। लेकिन आपका जीवन को बेहतर और सुसंगठित ढंग से संचालित कौन करता है? आपका संविधान करता है ना, आपका संविधान करता है। आपको संविधान आपको वेल एजुकेशन देता है, वेल प्लेस देता है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपको जीवन देता है, रोटी कपड़ा मकान हर तरीके की सुविधा आपके संविधान के माध्यम से मिलता है। तो कहने का तात्पर्य यह हो कि वाइल एजुकेटेड पीपल को भी ब्रॉडली जो है जानने की जरूरत है कि दैट देयर इज अ थिंग लाइक फंडामेंटल राइट्स हमारे पास है, तो वी आर लार्जली अनवेयर अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटी इनसराइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। एक तरफ आपको संविधान ने आपको मौलिक अधिकार दिया, फंडामेंटल राइट दिया, पर आपका भी एक दायित्व है कि उसी संविधान के अंदर में आपको मौलिक कर्तव्य भी अर्थात फंडामेंटल ड्यूटीज भी दिए गए हैं, और उस फंडामेंटल ड्यूटी के अनुसार आपको भी अपने जीवन के कर्तव्य को निर्वाह करने की आवश्यकता है। ये राइटर महोदय इस बात से जोर देते हैं, और यहीं पर इन डिफरेंसेस देखने को मिले कि आप तो अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए लड़ने के लिए हमेशा तैयार होते हैं, लेकिन जब फंडामेंटल ड्यूटी की बात आती है तो आप अपना कर्तव्य भूल जाते हैं। यहां पर इन डिफरेंसेस की बात हुआ। उन्होंने कहा कि जो संविधान इज अ होलिस्टिक डॉक्ट्रिन, संविधान जो भारत का संविधान जो है, किसी भी राष्ट्र की संविधान की बात करें, ये एक होलिस्टिक डॉक्ट्रिन है, एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है। यहां पर कहता है कि राइट ब्रिंग्स रिस्पॉन्सिबिलिटी विद देम, अधिकार आपको कर्तव्य को भी जागृत करता है ना। देयर इज अ चैप्टर ऑन द फंडामेंटल ड्यूटीज इन द पार्ट ऑफ 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब भारत के संविधान के आर्टिकल 51 के 1 को जब पढ़ेंगे तो वहां पर आपको फंडामेंटल ड्यूटी की बात करता है, जो कि पार्ट जो है 4 के A में है। पार्ट 4 जो है आपका आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, वहीं पर कहता है कि फंडामेंटल ड्यूटी इन द पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इस बात से जोर देता है कि भाई आप अधिकार अगर आपको मिला है तो आप कर्तव्य का भी निर्वाह करें, और कर्तव्य के अनुसार से है भारत के जो संविधान को मानने और रिस्पेक्ट करने की बात, इस बात से उन्होंने जोर देते हुए ये कहा है कि ये चीजों पर बात की है। अब इसी में उन्होंने बहुत सारी चीजों पर बात किया और कहा कि हार्डली की बात करें, जब बच्चा जन्म लेता है, आपके यहां घर में बच्चे जब जन्म होता है तो उसके माता पिता अगर देखा जाए तो इस बात पर कभी नहीं सोचते हैं कि अपने माता पिता ने अपने बच्चों को बर्थडे पर चाहिए उनको कि भाई अपने बच्चों को गिफ्ट के तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के परम ज्ञान को दे और बताए कि आप इस राष्ट्र के लिए बेहतर नागरिक कैसे बन सकते हैं। भारत देश के अंदर में अपने संस्कार के तौर पर बच्चों को अब भिन्न धर्म वाले अपने धर्म के ज्ञान तो जरूर देते हैं, चाहे हिंदू है हिंदुत्व की ज्ञान देते हैं, मुस्लिम अपने इस्लाम की ज्ञान देते हैं, क्रिश्चियन ईसाई जो है आप क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं, गुरु ग्रंथ आपका आप सिख जो है अपनी बात करते हैं। लेकिन एक दायित्व तो यहां पर भी होता है कि हार्डली अगर अपने पेरेंट्स इस बात पर भी विचार करते कि जब कोई इनका बच्चा बर्थडे या कोई भी ऐसा चीज हो तो अपने बच्चों को एक बेहतर जीवन के लिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशंस के गिफ्ट करना, यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन संविधान से संबंधित इन चीजों पर बात करें ताकि आने वाले कल में वो राष्ट्र का एक बेहतर नागरिक बन सकता है। एवरी पेरेंट्स वांट्स टू देयर offspring to grow up to responsible adult with the mature mind and restrain the manners also। तो इस बात से भी क्लियर करते हुए उन्होंने कहा है कि रिस्पेक्ट फॉर वीमेन, एम्पैथी टुवर्ड अ वीक एंड। क्या कारण है, रीजन क्या है कि देश के अंदर में आपका कास्ट जैसे इंडिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। विवेचना की बात किया जाए, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात किया जाए, क्रीड एज अ बेसिक मेजर ऑफ द वैल्यू ऑफ द पर्संस के लिए देश के अंदर में डॉरी सिस्टम है आपका बहुत सारा, ये रिजेक्शन ऑफ डॉरी हुआ, कास्ट हुआ, क्रीड हुआ, ये सब जितने भी सोसाइटी की डिफॉर्मिटी है उसके प्रति लड़ने के लिए क्यों नहीं पेरेंट्स अगर सिखाते हैं। अगर उन्होंने सच में संविधान का रिस्पेक्ट किया होता तो क्या आज देश के अंदर में कास्ट, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर क्या विभेद हो पाता? क्या
नहीं हो पाता। डॉरी जैसी प्रथा जो है, दहेज प्रथा जो है भारत के अंदर में रह पाती क्या? नहीं। बाल विवाह जैसी स्थिति उत्पन्न होती क्या? नहीं। अगर इस देश के अंदर में बाल विवाह है, इस देश के अंदर में आप कह सकते हैं कि डॉरी प्रथा है अर्थात कि दहेज प्रथा है, इस देश के अंदर में जाति, धर्म और भाषा के आधार पर अगर विभेद है, तो इसका मतलब यह हुआ कि इस देशवासी ने संविधान की असीमिता को या संविधान के महत्व को नहीं समझ पाया। यह बात इस पर जोड़ देते हैं। उन्होंने कहा आर्टिकल 15 कहता है कि स्टेट शैल नॉट बी डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी कास्ट अगेंस्ट टू एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ओनली रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। कितनी बढ़िया लाइन आपको आर्टिकल 15 में लिखा गया। हाउ ब्यूटीफुल द सेंटेंस वुड हैव टू रीड हैड द स्टेट बीन टू रिप्लेस बाय सोसाइटी। लेकिन इसके बावजूद भी इस देश के अंदर में डिस्क्रिमिनेशन है। आपका आप देख सकते हैं कि रिलीजन के आधार पर, रेस के आधार पर, कास्ट के आधार पर, सेक्स के आधार पर, प्लेस के आधार पर, बर्थ के आधार पर अभी भी है। मतलब कि हमारी देश की जनता ने संविधान के महत्व को नहीं समझा, उसे रिस्पेक्ट नहीं किया। इस बात पर उन्होंने वैल्यूज, उन्होंने कहा कि द वैल्यूज वी टीच द इसेंशियल्स डैमेजिंग द माइंड्स सच एज ए बिकम अ डॉक्टर और इंजीनियर। हम सभी प्रोफेशंस में सब कुछ पढ़ते हैं, लेकिन हम अपने आप के संविधान को नहीं समझ पाते। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि एज ए पार्ट ऑफ करिकुलम, अनफॉर्चुनेटली उन्होंने कहा कि देयर इज हार्डली एनी फोकस द कॉन्स्टिट्यूशंस एट द स्कूल लेवल नॉट स्पीक टू टेरिटरी ऑफ एजुकेशन। बहुत ही कम है। हर किताब के एनसीईआरटी या सीबीएसई के पन्नों पर वी द पीपल ऑफ इंडिया तो है, लेकिन उसके महत्व को किसी ने ही समझा। कॉन्स्टिट्यूशन शुड गेट अ ड्यू आप रिकॉग्नाइजेशंस अक्रॉस द एजुकेशनल सिस्टम, ये होना चाहिए सेलिब्रेट। इसीलिए 26 नवंबर को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे के तौर पर हम लोग मनाते हैं, लेकिन वी शुड नॉट रेस्ट्रिक्ट आवर सेल्फ टू सिंबलाइज। हमें इस बात से सिर्फ एज ए प्रतीक विशेष के आधार पर या कह सकते हैं एज ए सिंबॉलिक तौर पर अगर हम संविधान दिवस को अगर मना रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये तथ्य विहीन है या एक फैक्टलेस है। कि ये सिर्फ कहने वाली है कि इन्होंने हमने संविधान दिवस को मना लिया और फिर दूसरे दिन उस संविधान को भूल गए, एक किसी भी घर के कोने में या फिर कहीं पर दिमाग में उसको रख दिया, कोई फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। तो इससे मुझे लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो वी शुड लुक एट द सब्सटेंसिव इश्यूज टू डील विद द constitutions thereby enrichment of the life. We should first learn to treat the fellow Indians as a fraternity. We will know this only we care to open first page of the constitution. For this we need to copy of the constitution. आप सबको पता होगा, इन्होंने कहा कि आज जो है भारत के संविधान की जो कॉपी है, एक सिनेमा घर के जो टिकट होते हैं, मूवी के जो टिकट, उससे भी प्राइस कम है। इसके बावजूद भी इस देश के नागरिक के पास संविधान नहीं मिलेगा। तो बड़ा इसके साथ उन्होंने आर्टिकल को, इस एडिटोरियल को बहुत ही बेहतर तरीके से उन्होंने लिखा और बहुत मैसेज दिया आपके संविधान के बारे में। आपके इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न इसमें पूछे जा सकते हैं, चाहे फंडामेंटल राइट से हो, फंडामेंटल ड्यूटी से हो, या संविधान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से हो, प्रश्न पूछे जा सकते हैं, या बहुत सारी चीज़ों पर ये प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। तो ये बात इसमें इस आर्टिकल में कहा गया है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं, एक दूसरा आर्टिकल है। ये आर्टिकल है आपका COP27 से रिलेटेड, और COP27 आप जानते ही होंगे, और ये कार्बन इमिशंस को लेकर है, क्योंकि इजिप्ट में आपको पता होगा कि इजिप्ट में COP27 होने वाला है। तो ये आर्टिकल में आपका एसोसिएटेड फेलो एट द सेंटर पॉलिसी रिसर्च न्यू दिल्ली में अनिरुद्ध श्रीधर हैं, उन्होंने इस चीज़ों पर लिखा है और बात किया है कि इस साल जो है COP27 में क्या बात होने वाली है, किस चीज़ पर चर्चा होने वाली है, उसका थोड़ा सा हम समरी यहाँ पर देखना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं आर्टिकल। तो आर्टिकल में सिंपल सा ये कहा गया है, इसको आप समझिए। COP27 में ये कहा गया है कि इस साल जो COP27 रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करेगा। सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात है, आपको फैक्चुअल प्रश्न पूछ सकता है कि इस साल COP27 इजिप्ट में होने वाला है, और इजिप्ट में होने वाला है। इसके साथ साथ बहुत सारे टॉपिक पर चर्चा पिछले कई कॉप मीटिंग के दौरान हुए हैं, लेकिन इस बार जो है, इससे पहले डिस्कशन हो चुका है, आप सभी लोग जानते होंगे इमिशन रिडक्शंस के बारे में, जिस प्रकार से कार्बन का इमिशंस हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन हो रहा है। इस पर चर्चा होती है कि भाई ग्रीन हाउस गैसेस को कैसे कम किया जाए, चाहे सल्फर हो, चाहे आपका कार्बन हो, चाहे मीथेन हो, है ना, जितने भी आपके ग्रीन हाउसेस गैसेस हैं उसको कम कैसे किया जाए।
साथ में ये भी बात होती है, इसमें इमिशंस ऑफ रिडक्शन की बात करते हैं, और साथ में ये भी आपने पढ़ा होगा कि कार्बन मार्केट को कैसे गवर्न किया जाए। कार्बन मार्केट जो बनाया गया, कार्बन जो सेलिंग होती है, उस चीजों पर भी बात ऑलरेडी पहले हुआ था। लेकिन इस साल का जो COP27 का सबसे प्रमुख जो सिग्निफिकेंस है डेवलपिंग कंट्री के लिए, डेवलपिंग कंट्री, इंडिया भी इस डेवलपिंग कंट्री का हिस्सा, इंडिया है, ब्राजील है, चाइना है ना, जितने भी आपके डेवलपिंग, ये सारे डेवलपिंग कंट्री हैं। डेवलपिंग कंट्री का मतलब ये होता है कि वो अभी डेवलप्ड कंट्री का अपने आप को डेवलप कर चुके हैं। जैसे डेवलपिंग कंट्री अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस लाती है, अपना रोड से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, ये सब बनाती है, तो ये डेवलपिंग कंट्री आज। तो ये जो COP27 है डेवलपिंग कंट्री के लिए बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस हो जाता है। इसमें आर्टिकल में कहा गया है कि डेवलपिंग कंट्री हैज राइजिंग एनर्जी नीड। आज डेवलपिंग कंट्री जो डेवलप कर रहे हैं, अपने आप को डेवलप बनाना चाहते हैं, तो डेवलपमेंट कैसे करेगा? उसके लिए एनर्जी की आवश्यकता तो पड़ेगी ही ना, चाहे वो एनर्जी न्यूक्लियर से मिले, चाहे एनर्जी थर्मल पावर प्लांट से मिले, है ना। एनर्जी की तो आवश्यकता है इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने में। तो भाई आप अब अगर कहेंगे कि राइजिंग द एनर्जी नीड्स की जरूरत है ना, वल्नरेबल पॉपुलेशंस को बेहतर करने के लिए दे नीड टू फाइनेंशियल सपोर्ट टू लो कार्बन ट्रांसपोर्ट, बिल्डिंग रेजिलेंस इनवेट। उन्होंने कहा कि एनर्जी की जरूरत है और एनर्जी का प्रोडक्शन वो कंट्री करेगा, और जब एनर्जी का प्रोडक्शन करेगा तो कार्बन का इमिशन होगा, और कार्बन का इमिशन होगा तो फिर ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ेंगे, और ग्रीन हाउस गैसेस होगा तो भाई क्लाइमेट में चेंज होगा। तो आप कहेंगे डेवलप्ड कंट्री के तौर पर कि भाई आपको कार्बन का इमिशन नहीं करना चाहिए, लो कार्बन इमिशन करना चाहिए। तो बात तो सच है भाई, लो कार्बन इमिशन करना चाहिए तो हमें रिन्यूएबल्स एनर्जी की तरफ जाना चाहिए, सोलर एनर्जी यूज करना चाहिए, विंड एनर्जी यूज करना चाहिए, जियोथर्मल एनर्जी यूज करना चाहिए, ये सारी एनर्जी। लेकिन इन सभी एनर्जी, या फिर आप कह सकते हैं न्यूक्लियर एनर्जी यूज करना चाहिए। लेकिन हम डेवलपिंग है, हम डेवलप्ड नहीं, हमारे पास इतना पैसा इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए कहां से आएगा, है ना। तो इसके लिए तो फाइनेंशियली आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। आप एक बैक आप कह रहे हो कि भाई ये सब इमिशन मत करो आप, है ना। आपने तो कर लिया, आपने ऑलरेडी कार्बन जनरेट कर दिया है विश्व के अंदर में, आप देख सकते हो। अब जब हमारी डेवलप बनने की बारी आई तो आप कहते हो कि भाई ये सब मत करो आप, तो इसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट करना होगा। हम चाहेंगे कि भाई लो कार्बन इमिशन हो, लेकिन हम ये भी चाहेंगे कि हम अपना डेवलपमेंट रोकना नहीं चाहेंगे। हम डेवलपिंग कंट्री के मन में इच्छा होगी कि भाई वो डेवलप्ड बने आपकी तरह, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं दूसरे तरीके से डेवलप्ड बनूं तो आप मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करो। और इसी सपोर्ट के बारे में बात होने वाली है इस COP27 के इजिप्ट में। तो उन्होंने कहा कि भाई जो लॉस, यहां पर सबसे जो प्रमुख मुद्दा जो होगा इस COP27 में, आप कह सकते हैं इस आर्टिकल में जो चर्चा की गई है वो LND के बारे में चर्चा की गई है। LND के बारे में, एल का मतलब लॉस एंड डैमेजेस, लॉस और डैमेजेस मतलब कह रहे हैं कि आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको डेवलप बनने में जो लॉसेज हो रहे हैं या डैमेज होगा क्लाइमेट चेंज का, क्लाइमेट के अंदर पर क्लाइमेट इंड्यूस इंपैक्ट जो पड़ेंगे उसका भरपाई कौन करेगा। तो उन्होंने कहा कि पॉसिबली द बिगेस्ट हेडलाइन आफ्टर COP27 वाज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द न्यू L&D फंड, जिसको क्या बनाया जाएगा, लॉस एंड डिमांड फंड बनाने की बात होगी। ये पूरा आर्टिकल, पूरी एडिटोरियल L&D पर आपको कहीं ना कहीं व्यवस्थित किया गया है। तो इसको हम समझते हैं और भी चीजें के बारे में जो कि हम चर्चा कर रहे हैं, है ना। तो यहां पर देख सकते हैं कि मेन जो L&D है, एजेंडा फॉर डेवलपिंग कंट्री सिंस पेरिस एग्रीमेंट 2015 से ही चल रहा है। पेरिस एग्रीमेंट 2015 आपने पढ़ा होगा, कई बार चर्चा हुई है आपका, ऑलरेडी इस पर कई बार चर्चा हो चुकी है। तो उन्होंने कहा कि L&D को एड्रेसिंग अ लूज हैव टू ऑलरेडी बी अकर and the start holding to developed country to morally responsible and financial liable to same। कहा गया था कि भाई इन COP20 पेरिस के दौरान में कि भाई आप डेवलपिंग कंट्री को आप सपोर्ट करो, डेवलपिंग कंट्री को सपोर्ट करो। अब आप कह रहे हो कि भाई क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, बात तो सही है भाई, वाइड स्प्रेड ड्रॉट आपने अफ्रीका में देखा कि भाई किस प्रकार से सुखाड़ अफ्रीका के अंदर में है। आपने पाकिस्तान में फ्लड भी देखा आपने, है ना, वाइल्ड फायर ग्लोबली आपने देखा ऑस्ट्रेलिया से लेकर इन सभी चीजों में। तो इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमें क्लाइमेट चेंज करने की तो जरूरत है, लेकिन ये तभी होगा जब डेवलप्ड कंट्री डेवलपिंग कंट्री को सहायता करेगा। सो L&D की रेटिफिकेशन तो यूएन टेक्स्ट में भी कर दिया गया है, मोस्टली इंटेल टू प्रिवेंशन एंड द प्री डिजास्टर प्रिपरेशंस के लिए। L&D जो फंड बनेगा किस लिए, प्री डिजास्टर प्रिपरेशंस होगा। क्यों भाई,
जैसे आपका पाकिस्तान में फ्लड आया या ड्रॉट है आपका अफ्रीका के अंदर में, वाइल्ड फायर ग्लोबली हो रहा है, जिससे जो हानि हो रही, लॉसेज होंगे, है ना, उसका भरपाई कौन करेगा? तो इस फंड के द्वारा किया जा सकता है। सो दिस इज इंटरेस्ट ऑफ डेवलप्ड कंट्री दैट डू नॉट वांट टू एनी न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहां पर ये भी बात कर रहा है कि भाई डेवलप्ड कंट्री ये नए तरीके की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन उनको लेने की आवश्यकता है ना, उनको ये चाहिए कि भाई आप लो। L&D बर्डन्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है भाई, इसमें तो आप भी तो भागीदार है ना। सो अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप द न्यू L&D फंड इंट्रोड्यूस होगा, है ना। COP27 में न्यू L&D फंड इंट्रोड्यूस किया जाए, तो ये VVI हो सकता है भाई कि L&D जो फंड है COP27 में आपको देखने को मिलेगा, है ना। इसमें क्या होगा भाई, सेव टू डिस्टिंक्शंस बिटवीन द एडॉप्शंस एंड L&D और एडॉप्शंस के बीच में एक डिस्टिंक्शन है। उन्होंने कहा कि G27 प्लस चाइना ने इस बात को रिकमेंडेशंस करना चाहिए फाइनली फ्रेमवर्क की L&D पोस्ट इवेंट, जैसे रिहैबिटेशन हुआ, रिकवरी हुआ, रिकंस्ट्रक्शन हुआ, जैसे पाकिस्तान में जो फ्लड की स्थिति उत्पन्न हुई, इसके कारण से कंस्ट्रक्शन करने की बात हो या रिकवरी की बात हो, रिहैबिटेशन की बात करो, इन सभी में ये आपका L&D फंड जो है काम आएगा। बट इट्स एक्सक्लूडेड टू मेंशन टू हिस्टोरिक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू CBR। लेकिन यहां पर भी एक क्लियर इंडिकेशन नहीं है कि फंड विल बी पेड बाय डेवलप्ड कंट्री। L&D जो फंड बनेगा, इस बात की इसमें क्लियर नहीं है कि भाई क्या ये फंड में जो पैसे देंगे, जो फंड में जो वो क्या सिर्फ डेवलप्ड कंट्री के द्वारा ही दिया जाएगा या डेवलपिंग कंट्री को भी दिया जाएगा। सो डिसीजंस एक्सप्लोर मॉइस्टिक सॉल्यूशंस इनकरेजिंग टू ऑल दिस थिंग। तो इन सभी चीजों के बारे में इसमें चर्चा की गई है ना। क्लाइमेट फाइनेंस की बात करें, इसमें थोड़ा सा एक और भी पॉइंट कहा गया है कि 2009 में डेवलप्ड कंट्री हैड प्रोमिस किया गया था डेवलप्ड कंट्री के द्वारा डेवलपिंग कंट्री को कि आप $100 बिलियन क्लाइमेट फाइनेंस एनुअली 2020 तक आप देंगे डेवलपिंग कंट्री को। ये 2009 का जब सेशन हुआ था तो उसमें बात की गई थी कि डेवलप्ड कंट्री जो है डेवलपिंग कंट्री को 100 बिलियन आपको फंडिंग करेगा क्लाइमेट फाइनेंस जिसको बोलते हैं, ताकि क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उससे संबंधित बदलाव करने के, जैसे सोलर एनर्जी यूज करने के लिए, ये सब सारा चीज डेवलपिंग कंट्री एक्सपेक्ट किया दिस अमाउंट टू कम फ्रॉम द पब्लिक सोर्सेज थे, थ्रू सोर्सेज वी आर नेवर्ड, तो आज तक डिफाइन नहीं हुआ और उसको प्रॉपरली नहीं मिला। तो इस बात पर भी चर्चा की है, तो उस लेसन से भी सीखने की जरूरत है। हालांकि इन लोगों ने फोकस किया है कि भाई कंट्री नाउ टू मीट बाय द 2023 में जब हम मिलेंगे तो इन सभी चीजों पर भी चर्चा होगी, साथ साथ में लेसन ऑलरेडी भी सीख चुके हैं इन सभी चीजों से। और 2025 में भी कमिट के द्वारा भी कमिटमेंट किया गया था कि 100 बिलियन के जगह पर और भी चीजें टारगेट में चेंजेस भी किए जाएंगे, है ना। ठीक है, इस पर बात किया गया। नेक्स्ट कहता है कि इसके लिए एक मल्टीलेटरल सिस्टम एंड कार्बन मार्केट की भी बात की गई। कहता है कि फॉर अ फर्स्ट इंस्टेंट COP27 डिसीजन टेक्स इंक्लूडेड अ कॉल फॉर रिफॉर्मिंग द ग्लोबल फाइनेंस सिस्टम। रिफॉर्मिंग द ग्लोबल फाइनेंस सिस्टम बनाया जाएगा, पर्टिकुलरली मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक के MDBs, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक। किस लिए भाई? टू मेक अ मोर सपोर्टिव क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड जो भी समस्या है इन फंड के द्वारा, इस फाइनेंशियल सिस्टम के द्वारा जो है उसमें आपको बदलाव किए जाएंगे। खास करके MBD जो है वो क्या करेगा, MDBS क्या करेगा, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द बोरोइंग फॉर द क्लाइमेट प्रोजेक्ट। अगर क्लाइमेट प्रोजेक्ट आप खरीद रहे हैं तो उसके कुछ बोरोइंग जो आप कह सकते हैं कि उधार लेने वाली जो रेट है उसमें कम कर देगा आपका। जैसे आपका रिन्यूएबल एनर्जी के लिए सोलर सिस्टम, या फिर आप कह सकते हैं विंड एनर्जी के लिए विंड सिस्टम से रिलेटेड कोई भी चीजें हो, है ना। इंक्रीज फाइनेंस फॉर एडेप्शंस के लिए फाइनेंसिंग करेगा वो। बेटर अलाइज दियर टू द ऑपरेशंस विद द पेरिस एग्रीमेंट। तो ये सारी बात, साथ साथ में कार्बन मार्केट की भी बात उन्होंने किया है। कार्बन मार्केट आप सभी को पता ही होगा। तो इन सभी चीजों पर COP27 में चर्चा होगी और इस पर बात होगी और भी नए स्टेप लिए जाएंगे। तो ये था आपका आज का आर्टिकल। सो आज के लिए इतना ही। सो मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, फिर से मिलते हैं।